हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा कि जो दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या है, हम किन किन वंशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इन जिन वंशों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी आखिर हमें मिलती कहाँ से है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का एक परिचय होगा और इसके जो जानकारी के स्रोत हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, चाहे वो अरबों के द्वारा किए गए हो या तुर्कों के द्वारा किए गए हो, उसका पूरा विस्तार से चर्चा किया हुआ है मैंने। मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, जो अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, मैंने तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये जो सल्तनत काल का मैं परिचय बता रही हूँ वो देखिए, ताकि जो इतिहास पर हमारी पकड़ है वो बहुत अच्छे से हो सके, पकड़ मजबूत हो सके और एग्ज़ाम हॉल में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम सारे क्वेश्चन के आंसर डील कर सके, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस हो, है ना। तो ठीक है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इस परिचय को देखिए, फिर जो हम अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के बीच वो सल्तनत काल के जो वंश है उनके ऊपर पूरा डिटेल से विस्तार से होगा, जिससे हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के बीच हमेशा लेकर आती रहूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं या सल्तनत काल पढ़ते हैं तो इसमें 5 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और जब मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक सिलेबस का परिचय आपको बताया था, जो सबसे स्टार्टिंग वीडियो था मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जो सल्तनत काल के वंश है ना, उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो देखिए 5 वंश है, बहुत ईजी है याद करना। मैंने जो ट्रिक बताई थी वो क्या थी कि जी के तुसी लो, जी के तुसी लो। जी से क्या था? गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, और तू से तुगलक वंश, सी से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। ठीक है, तो आपको क्रम भी याद हो गया है ना, जी के तुसी लो से क्रम भी याद हो गया। अब क्रम भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा वंश किसके बाद आया था। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बोला, गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश और सी से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। ठीक है, तो यही क्रम है। इस क्रम में जो शासक होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा हम जानकारी के स्रोत देख लेते हैं, फिर मैं इनके संस्थापक और इनके जो शासक हैं उनके बारे में आपको एक रूपरेखा बता दूंगी, जिसके आधार पर हमारा अगला वीडियो तैयार होगा। तो हमें ये सल्तनत काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या है। तो देखिए, स्रोत की अगर बात करूँ तो हमेशा की तरह मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, है ना। क्या क्या बोला मैंने? एक साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, जो हमें लिखा हुआ मिलता है, चाहे वो देसी विवरण हो या विदेशी विवरण हो, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो पुरातात्विक स्रोत है, मतलब जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं या फिर कोई वास्तुकला है, मंदिर है, निर्माण है, मस्जिद वगैरह, जो भी हम देखेंगे सल्तनत कालीन, उसके बारे में वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। ठीक है, तो भारतीय साहित्य में आपको 3 याद रखना है। एक तो तारीख फिरोज शाही, जब हम आगे सल्तनत काल के वंशों को पढ़ेंगे तो मैं ये डिटेल से बताऊंगी कि कौन किसने क्या लिखा है, कौन किसके समकालीन था या किसके दरबार में था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक तारीख फिरोज शाही से हमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है, और फिर एक है जो कल्हण ने लिखी है, राजतरंगिणी, मुख्यतः कश्मीर के इतिहास पर है, लेकिन हमें इससे भी सल्तनत काल की जानकारी मिलती है, कल्हण की राजतरंगिणी से। और एक नाम याद रखना है, खजाइन उल फतह। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने? कल्हण की राजतरंगिणी, खजाइन उल फतह, और क्या बोला मैंने? तारीख फिरोज शाही। तो ये 3 है जो भारतीय साहित्य के स्रोत हैं। वैसे ही अगर विदेशी साहित्य की बात, किताब उल रहला, किताब उल हिंद और तहकीके हिंद,
ये 3 है जिससे हमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत भारतीय और विदेशी दोनों। ठीक है, अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो हम कुतुब मीनार देखते हैं ना, कुतुब मीनार, तो वो कुतुब मीनार हो गया या 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है। आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये स्रोत है, अभी याद रखना है कि जो स्मारक है, जैसे मैंने क्या बोला, कुतुब मीनार, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और जो अलाई दरवाजा है, कब किसने बनवाया मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अभी आपको जैसे साहित्यिक स्रोत याद किए वैसे ही पुरातात्विक स्रोत भी पता चलने चाहिए। मैंने बोला कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और अलाई दरवाजा, इससे भी हमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है क्योंकि ये सल्तनत कालीन स्मारक के हैं। ठीक है, वैसे अगर मुद्राओं की बात करूं, जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे सिक्के, है ना, अरबी सिक्के जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे उससे, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत ही उस समय का शिक्षित व्यक्ति था, उसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। इन सभी से हमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गए जानकारी के स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों। चलिए थोड़ा सा हम इन जो 5 वंश के बारे में मैंने बताया ना, उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक थे। ठीक है, इस सल्तनत काल में जो हम सबसे पहला वंश पढ़ने जा रहे हैं वो होगा गुलाम वंश, जी के तुस्सी लो, है ना, जी से गुलाम वंश। इसका जो काल हम देखेंगे 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक, 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके जो संस्थापक होते हैं, तो मैंने जो पिछला वीडियो आपको बताया था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है, दास होता है, जिसका नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे वो अपने भारत के जो क्षेत्र है, भारत का साम्राज्य है, उसे सौंप कर वो वापस लौट जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत पर जो प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना क्या होता है, कौन करता है इसका प्रयास, तो मोहम्मद गौरी करता है। लेकिन 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो जब 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो वो अपने जो दास होते हैं, गुलाम होते हैं, उनको अपना जीता हुआ साम्राज्य सौंप देता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको भारत का क्षेत्र मिलता है ना, और वही दिल्ली सल्तनत का जो नींव रखता है गुलाम वंश के रूप में, और गुलाम वंश की स्थापना करता है, और उस समय वो लाहौर से शासन कर रहा होता है। ठीक है, तो आगे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तो देखेंगे ही। आपको अभी क्या याद रखना है कि गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं हम। पहला वंश जो है गुलाम वंश है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक है। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, प्रथम वंश है। वैसे ही हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश को हम 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक देखेंगे, 1290 से 1320 ईस्वी तक देखेंगे, और इसका जो संस्थापक होता है वो जलालुद्दीन खिलजी होता है। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब खिलजी वंश के बाद मैंने क्या बताया, जी के तुस्सी लो, तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है, ठीक है, तुगलक वंश को हम कब से कब तक पढ़ेंगे, तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक पढ़ेंगे, और इसका संस्थापक होता है गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक है वो गाजी मलिक की उपाधि धारण करके इस वंश की स्थापना करता है। तो आगे हम इसे और डिटेल से देखेंगे ही। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद क्या बताया मैंने, सैयद वंश। तो सैयद वंश का हम पढ़ेंगे 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, और इसका जो संस्थापक होता है वो होता है खिज्र खां। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे हम लोधी वंश। लोधी वंश है उसको हम देखेंगे 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका संस्थापक होता है बहलोल लोधी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जो स्टार्टिंग के 4 थे, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों तुर्की मुसलमान होते हैं। ठीक है, तुर्की होते हैं। लेकिन जो लास्ट का होता है लोधी वंश, ये अफगान वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊपर के 4 क्या थे, तुर्की थे, और लोधी वंश क्या था, अफगान वाले थे, है ना, अफगानी थे। तो ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि लोधी वंश वाले अफगान थे, बाकी चारों तुर्की थे। ठीक है, इसी तरह और क्या याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। ठीक है, खिलजी वंश था, और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। ठीक है, और प्रथम अफगान वंश कौन था, तो लोधी वंश था। ये तीनों फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश, और जो प्रथम अफगान वंश है वो कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइए।
ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा इनके जो शासक हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, इसका एक मैंने पूरा एक साथ नोट डाउन किया हुआ है। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश या इल्बरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, और यही गुलाम वंश की नींव डालता है, मतलब एक गुलाम होता है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, और मामलुक वंश क्यों कहते हैं, देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इल्तुतमिश है और ये बलबन है ना, यही अपने पूर्व शासकों के जो है गुलाम होते हैं। बाकी जो और नाम आप देख रहे हैं ये गुलाम नहीं होते, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहना ज़्यादा उचित नहीं लगता। इस कारण से इस वंश को मामलुक वंश कहते हैं या फिर इल्बरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे और डिटेल से जब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो मैं पूरा नाम क्यों बोला जाता है, क्या इन शासकों ने क्या क्या काम किए, वो सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं और शासकों के नाम याद कर लेते हैं, ताकि हमें जब आगे सल्तनत काल के सारे फैक्ट हम पढ़े तो हमारे दिमाग में एक ढांचा बन जाना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और ये इसके बाद आता है आराम शाह। क्या क्या बोला मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद आराम शाह शासक बनता है, ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और आराम शाह है, ये ऐबक वंश के होते हैं। ठीक है, और इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तक। ठीक है, इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक शमसी वंश, ये तो इल्तुतमिश का वंश है। ठीक है, शमसी वंश कहलाता है। और ये जो बलबन है और कैकुबाद और क्यूमर्स है, ठीक है, ये आते हैं बलबनी वंश में। तो हम गुलाम वंश के अंतर्गत ही ये 3 टाइप पढ़ेंगे, ऐबक, शमसी और बलबनी, है ना। तो पहला शासक क्या बोला मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह। उसके बाद जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 ईस्वी में ही कम समय तक शासन करता है। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ मुख्य रूप से किसके किसके बारे में देखेंगे, तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर बलबन के बारे में, है ना। बाकी के नाम ही आपको याद रखने हैं और इनमें से जो कुछ कुछ फैक्ट होंगे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वीडियो में। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन करता है, इसलिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके बारे में भी। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करता है, और इसके बारे में हम कुछ कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, है ना। फिर बलबनी वंश में कौन, बलबन, 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। फिर कैकुबाद, और उसके बाद आता है क्यूमर्स। जो क्यूमर्स है वो सबसे अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। ठीक है, कौन, क्यूमर्स। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक होता है, 1290 से 1320 ईस्वी तक होता है, और इसकी स्थापना कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी। ये 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है, और ये इस पूरे दिल्ली सल्तनत काल का सबसे वृद्ध शासक होता है। ठीक है, सबसे वृद्ध शासक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है, 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। और ये जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है ना, क्यूमर्स, उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश के शासक में। इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया, और ये अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ना, और सैन्य जो व्यवस्था है उसके कारण बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे तो इसके पूरे शासनकाल को इतना डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। फिर सिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं
पूछते इन तीनों से, लेकिन आपको नाम याद रखना है क्रम से, क्योंकि कभी क्रम जमाने के लिए दिया तो कम से कम आपको नाम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है सबसे वृद्ध शासक है और इसका स्थापना करता है खिलजी वंश का। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वंश से वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, पद्मावत। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे उसमें जो एक्टिंग किया है हीरो, उसमें जो रणवीर सिंह ने एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है। उसमें खिलजी को दिखाया गया है कि कैसा वो क्रूर था, है ना। इसके बाद आता है तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था, ठीक है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। जो ये खिलजी वंश है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, है ना। तो नसीरुद्दीन की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक होता है। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है अपने अभियान से लौटते समय मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। ये 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। और ये पूरे सल्तनत काल का कहा जाए तो बहुत शिक्षित शासक होता है, लेकिन शिक्षित तो होता है और इस जो भी ये योजना या नीति अपनाता है वो दूरगामी मतलब दूरदर्शी होती है। इसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती है, इसलिए इसको असफल शासक के रूप में भी जाना जाता है और पागल सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये उस समय जो सांकेतिक मुद्रा चलाता है या राजधानी परिवर्तन करता है, ये सारी योजनाएं देखी जाए तो सही थी लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, इसे पागल सुल्तान या फिर असफल शासक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो ये तीनों नाम आपको तुगलक वंश से याद रखने ही है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे और शासक होते हैं, लेकिन हमें अंतिम शासक के रूप में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का नाम याद रखना है। और इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंका आक्रमण होता है, ठीक है। तैमूर लंका आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय होता है। तैमूर लंग जो तुगलक वंश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, ठीक है। और अपना जब यहाँ से वापस लौटता है तो अपना एक सिपाही छोड़कर जाता है, खिज्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो खिज्र खां किसका सेनापति था, तैमूर लंग का। और इसने किसकी स्थापना की, तो सैयद वंश की स्थापना की। तो हमें सैयद वंश से खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह के बारे में पढ़ना है। खिज्र खां 1414 से 1421 तक शासन करता है, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन करता है और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। फिर आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद लोदी वंश देखते हैं, ये सल्तनत काल का अंतिम वंश है, लोदी वंश। लोदी वंश में 1451 से 1526 ईस्वी तक, लोदी वंश में 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था, मैंने आपको अभी ही बताया, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, बहलोल लोदी ने। और इसमें सिर्फ आपको 3 ही नाम याद रखने हैं। एक बहलोल लोदी जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। फिर सिकंदर लोदी जिसने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इस इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसी अब्राहम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जितना मैंने परिचय बताया आपको सल्तनत काल का, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार 2 बार सुनिए, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। गुलाम वंश के सारे शासकों को एक बार देख लीजिएगा, फिर खिलजी वंश के, फिर तुगलक वंश के, उसके बाद सैयद वंश के और लोदी वंश के शासकों का क्रम आप एक बार देख लीजिएगा। फिर जब हम क्रम से इन सारे वंशों को पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो
आज का हमारा जो लेक्चर है वो परिचय यहीं तक था। इसके अगले वीडियो में हम गुलाम वंश की पूरी विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ हमेशा आप लोगों के बीच हाजिर रहूँ। और मैं बहुत जल्दी अपने जो चैनल है उस पर पर्यावरण का जो MCQs है, एग्ज़ाम हॉल में जो पूछा है या आगे पूछा जा सकता है, इसको पूरी डिटेल से कवर करवाऊंगी। MCQs होगा, उसका मैं डिटेलिंग भी साथ में बताते जाऊंगी। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और जैसे ही अगर मैक्सिमम लोग इससे जुड़ जाएंगे तो हो सकता है तो फ्यूचर में मैं आप लोगों के बीच सीधा लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।